हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवाचार आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव। आज हम इतिहास से संबंधित जो हमारा सीरीज चल रही है और प्राचीन भारत का इतिहास, आज उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मगध का उत्कर्ष, और मगध के उत्कर्ष में हमने आपको हर्यक वंश के बारे में बताया था, शिशुनाग वंश के बारे में बताया था और नंद वंश के बारे में बताया था। आज हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य से पहले जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित आपको हम तथ्य यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जो आपके आने वाला एग्जाम है उसके लिए लाभकारी हो और आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे प्रॉफिट मिल सके आपको। तो दोस्तों, जैसे देखते हैं कि जो उस समय लगभग आज से 2400-2500 साल पहले भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ था, उसके कारण क्या थे, या उस प्रकार से वो कहाँ पे हुए थे और किस जगह से विदेशी आक्रमण का प्रभाव हमको देखने को मिलता है, उसके प्रभाव अन्य क्या क्या थे, उन सब की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, एक समझेंगे पहले कि विदेशी आक्रमण हुआ कहाँ से है और किस जगह से उन्होंने प्रवेश किया था, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, एक हम मैप बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो एक प्रकार से हमारा क्या होगा, एक प्रकार से रफ कार्य के लिए होगा। ये जो आप देख रहे हैं एक प्रकार से भारत का मैप है, और यहां से आप देख सकते हैं यहाँ आप समझ सकते हैं कि भारत के मैप में ये जो था, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का विकसित हो रहा था इस समय, और मगध पे मौर्य साम्राज्य का विकास हो रहा था। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया यहाँ पे देख रहे हैं, ये हिमालय का पर्वत है, यानी हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत एक अपने आप में इतना विकसित है, इतना ऊंचा था कि जिसकी वजह से किसी भी इंसान ने, किसी भी आक्रमणकारी ने इधर से आने की चेष्टा कभी नहीं की थी, यानी इधर से कोई नहीं आ सका था, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, हिमालय पर्वत का भाग था। ठीक है, लेकिन ये जो एरिया देखेंगे आप, यहाँ से लेकर ये जो एरिया है, ये जल मार्ग है, और उस समय किसी की इतनी जल सेना, नेवी सेना का विकास नहीं हुआ था कि वो यहाँ से आकर आक्रमण करें। तो ये यहाँ से भी आक्रमण होने की कोई संभावना नहीं थी, ना ही इधर से। इधर भी देखेंगे तो अराकान योमा ये पर्वत श्रेणी है, तो इधर से भी आक्रमण नहीं हुए हैं। अब बचा रास्ता ये वाला, क्योंकि पहले जो भारत था वो इस प्रकार से था, अखंड भारत। अखंड भारत, इसमें आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों का एरिया आता है। ये जो देखेंगे आप, ये पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान है। जो उस समय लगभग 2500 साल पहले हमारे भारत का ही हिस्सा थे, और ये नेपाल, भूटान भी भारत का ही हिस्सा थे, बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था। एक प्रकार से अखंड भारत के रूप में विकसित था। ये जो हमारा शासन देखेंगे, यहाँ से लेकर ये जो शासन है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में विकास हुआ है, लेकिन उससे पहले अब 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था। तो हमारे भारत का ही ये भी हिस्सा थे, लेकिन एक रूप से सुदृढ़ नहीं थे, एक केंद्रीय शक्ति में नहीं वो थे, बंधे हुए नहीं थे, जिसके कारण से क्या है कि विदेशी आक्रमणकारियों को यहाँ पे प्रोत्साहन मिला था। और ये जो एरिया देखेंगे, यहाँ पे ये सुलेमान पर्वत श्रेणी है, सॉरी हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है ये, और इसी हिंदू कुश पर्वत श्रेणी को पार करते हुए इस प्रकार से ये जो एरिया है, यहाँ पे आके आक्रमणकारियों ने अपना क्या है, बोलबाला किया था और यहाँ के शासकों को परास्त करने की कोशिश की थी। तो ये जो एरिया देखेंगे, सबसे पहले ये जो एरिया है गांधार का, यहाँ पे आक्रमण किया था, तो ईरानियों ने किया है। और ये जो एरिया देखेंगे पाकिस्तान के और भारतीय पंजाब का एरिया है, यहाँ पे पोरस को हराया गया था जो सिकंदर के द्वारा, तो उस पर देखेंगे हम। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इस समय मौर्य साम्राज्य का विकास हो रहा था, और मौर्य साम्राज्य अपने आप में विस्तार के रूप में इधर इधर चारों तरफ फैल रहा था, लेकिन अभी भी कोई ऐसी एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी
जो किसी विदेशी आक्रमणकारी का डटकर सामना कर सके। लेकिन किंतु यहाँ पे क्या है कि यहाँ देखेंगे ये ईरान है, ये ईरान का एरिया है, और यहाँ ये यूनान है, ये यूनान का एरिया है। इधर इस साइड में देखेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है इस समय यूरोप का एरिया माना जाता है, और ये जो एरिया है यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के जस्ट उत्तर पश्चिम में ये ईरान का एरिया है, जहाँ फारस की खाड़ी या फारसी साम्राज्य का विकास हुआ था। तो सबसे पहले जो भारत में एक प्रकार से आक्रमण हुआ है वो ईरानियों द्वारा ने किया है, ईरानियों ने ही किया है। जहाँ पर इस समय क्या है, हकामनी वंश था, वहाँ के राजाओं ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, और कुछ आक्रमण ऐसे हुए जो असफल हुए थे, लेकिन एक आक्रमण ऐसा था जो सफल हो गया था, और इसने ये जो तक्षशिला और गंधार का जो प्रांत था उसको जीत लिया था, गंधार महाजनपद को जीत लिया था और अपने फारसी साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये जो देखेंगे सबसे पहला आक्रमण ईरानियों का है। आप अब समझ सकते हैं कि ये जो जल क्षेत्र है, हमारा जो भारत है, दक्षिण भारत का इलाका है, ये जल क्षेत्र से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी, जिसकी वजह से ये एरिया से कोई व्यक्ति यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है। यहाँ जब तक व्यक्ति जिसकी पनडुब्बी या जिसका जल सेना मजबूत होगी वही यहाँ से आक्रमण कर सकता था, इधर से भी। लेकिन ये जो एरिया था, जितने भी आक्रमणकारी आए हैं भारत में, या जितने भी आक्रमण हुए हैं विदेशी आक्रमण, वो इसी इलाके से हुए हैं, यानी भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया से ही या उत्तर पश्चिमी भाग से ही यहाँ पे आक्रमण हुए हैं, और जिनका प्रभाव हमको उसी क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे देख सकते हैं कि ईरानी आक्रमण होने से भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ था। पहले खरोष्ठी लिपि जो ईरान की अरामाइक लिपि थी उससे संबंधित थी, उसका विकास हुआ था, और भारत के मौर्य साम्राज्य में भी इसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं ईरानियों का आक्रमण, और उससे संबंधित हम चर्चा करते हैं कि कौन सा आक्रमण पहले हुआ है। ये जो एक प्रकार से हमने मैप बनाया था वो एक समझाने के मेथड के रूप में बनाया था कि आपको हम समझा सके कि कहाँ से आक्रमण हुआ है और किस प्रकार का आक्रमण यहाँ पे किया गया था। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है आप देख रहे हैं कि हिमालय पर्वत का एरिया है और ये जलीय क्षेत्र है। तो मेन रीजन है, मेन क्षेत्र है, ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, ये देख रहे हैं हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। इसी को पार करते हुए जितने भी आक्रमणकारी आए हैं वो इसी एरिया से आए थे। ठीक है, तो चलते हम और आपको लिखाते हैं कि प्रथम आक्रमण किसने किया था, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा ईरान का आक्रमण, यानी ईरानियों का आक्रमण। ईरानियों में देखा जाए तो उस समय एक प्रकार से हकामनी साम्राज्य था, और इसी हकामनी साम्राज्य के वंश के राजाओं ने सबसे पहले इसमें आक्रमण किया था भारत पे। तो लिखिएगा यहाँ पे पॉइंट के रूप में, पहली बार भारत पर ईरान के हकामनी वंश के राजाओं ने पहली बार भारत पर ईरान की हकामनी, इसको अंडर वो कर लीजिएगा, वंश के राजाओं ने आक्रमण किया। यानी अगर सबसे पहले अगर हम देखें विदेशी आक्रमण की हम चर्चा करें तो ईरानी आक्रमण था, और ईरान में कौन सा वंश था, वो हकामनी वंश था, जिसके राजाओं ने सबसे पहले आक्रमण किया था। अब हम बात करते हैं कि वो राजा कौन था जिसने सबसे पहले हमारे भारत पे हमला किया था या आक्रमण किया था। तो लिखिएगा
सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण ईरान के शासक, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ईरान के शासक साइरस द्वारा किया गया था। यहाँ पे हम साइरस की चर्चा करें तो इसके कार्यकाल क्या था उसकी हम बात करते हैं। साइरस का काल या शासन काल की कह सकते हैं, तो ये 558 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व माना जाता है। किंतु यह सफल नहीं हो पाया। यानी एक प्रकार से ये पराजित हो गया था और जीत नहीं सका था। किंतु अगर यहाँ पे बात करें कि कौन सा ऐसा सफल आक्रमण था जो सबसे पहले यहाँ पे किसी क्षेत्र पे कब्जा किया था और उसको विजित किया था, तो उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखेगा प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम। देखिए डेरियस प्रथम या इसको दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया था। यानी कब किया है? तो प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया था। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे किया है तो कहाँ किया था? वो तक्षशिला पर किया था, गंधार पर किया था। यानी कि यहाँ देखिएगा कि जो गंधार का क्षेत्र था, आप देखेंगे कि हमारे जो पिछला लेक्चर आपने देखा था 16 महाजनपदों का उदय, तो उसमें हमने एक एरिया बताया था कि जो भारत के बाहर का एरिया है गंधार महाजनपद, तो उसी गंधार महाजनपद पर इसने आक्रमण किया था डेरियस प्रथम ने और उसको जीत लिया था तथा अपने फारसी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था इसने। तो फारसी साम्राज्य का कौन सा प्रांत बनाया था? 20वां प्रांत बनाया था। यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहले जो सफल आक्रमण किया है ईरानियों ने या डेरियस ने, सबसे पहले डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम गंधार प्रांत को या गंधार महाजनपद को जीता था और ईरानी साम्राज्य के 20वें प्रांत
विश्व प्रांत, यानी जो एक प्रकार से ईरानी साम्राज्य था उसका विश्व प्रांत के रूप में, प्रांत के रूप में शामिल किया था। इससे इनको, यानी इस प्रांत से 360 टैलेंट एक प्रकार से ईरानी मुद्रा का नाम है, ये स्वर्ण मुद्रा होती थी। 360 टैलेंट स्वर्ण प्राप्त होता था, स्वर्ण प्राप्त होता था। तो यहाँ आपने देखा कि पहली बार भारत पर आक्रमण ईरान के हकामनी वंश ने किया, उसके राजाओं ने किया था, जिसमें सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण ईरान के शासक साइरस ने किया था, साइरस द्वारा किया गया था, किंतु वह असफल रहा, जीत नहीं सका था। लेकिन सर्वप्रथम साइरस ने किया था, जिसका कार्यकाल 558 से 530 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपने बुद्ध का काल पढ़ा होगा, या धार्मिक आंदोलन का चल रहे थे उस समय, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यानी महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के कालक्रम के एक समकालीन माना जा सकता है कि उस समय भारत पर आक्रमण हुआ था। सफल नहीं हो पाया है, लेकिन प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं आप किसी किताबों में आपको 518 ईसा पूर्व मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 516 ईसा पूर्व में किया गया था। और डेरियस प्रथम में सर्वप्रथम जो हमारा 16वां महाजनपद या जो भारत से बाहर अफगानिस्तान के क्षेत्र में था, कौन सा था, गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, उस पर पराजित किया था और उसको जीत लिया था। और ईरानी साम्राज्य या फारसी साम्राज्य में, कहीं फारसी साम्राज्य लिखा होगा, फारसी साम्राज्य का भाग बना लिया था 20वां प्रांत। और इसी प्रांत से इनको लगभग 360 टैलेंट यानी स्वर्ण मुद्राएं होती थी, जो एक प्रकार से ईरानी मुद्रा का नाम दिया गया है, तो उसकी प्राप्ति होती थी। एक प्रकार से बहुत अच्छा रूप से देख सकते हैं। और तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय प्रचलित था, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय उसमें बन चुका था। और उस समय कह सकते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने संस्कृति और शिक्षा के लिए काफी फेमस था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, यानी ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो उसकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो ये सब नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा था उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है और मैसेज बॉक्स में हमको मैसेज कर सकता है, ताकि हम उसके आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब हम दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव, यानी ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे कि ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव में, तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत पर एक समुद्री मार्ग की खोज होती है। ईरानी आक्रमण के माध्यम से समुद्री मार्ग की भी खोज होती है, जिसके आधार पर जो विदेशी व्यापार होता था, जैसे फारस की खाड़ी के साथ में या फिर मिस्र के साथ में व्यापार होता था, उसकी खोज होने लगी थी और एक रास्ता मिल गया था, जिससे विदेशी व्यापार को एक बढ़ावा मिला था, प्रोत्साहन मिला था। लेकिन यही देखेंगे कि और क्या प्रभाव पड़े हैं। तो जो एक भारत में उस समय ब्राह्मी लिपि चल रही थी, उसके साथ साथ खरोष्ठी लिपि का भी जन्म होता है। ईरानी आक्रमण से
खरोष्टी लिपि का जन्म होता है, जो ईरानी लिपि के ईरानी अरामाइक लिपि से ही विकसित होती है। जो खरोष्टी लिपि है उसका जन्म ईरानी जो लिपि है अरामाइक, उससे इसका विकास होता है। और इसका प्रभाव हमको, ईरानी आक्रमण का प्रभाव हमको मौर्य साम्राज्य के स्थापत्य पे भी देखने को मिलता है। तो लिखिएगा इसमें क्या क्या प्रभाव है। तो प्रभाव में हम यहाँ पे देख सकते हैं, ईरानी आक्रमण से समुद्री मार्ग की खोज होती है। जिससे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। यानी ईरानी आक्रमण होता है तो उसके कारण से समुद्री मार्ग की खोज हो जाती है, क्योंकि ईरानी लोग एक प्रकार से समुद्र के बारे में जानते थे और उनके समुद्र के रास्ते में जानने से वजह से इस मार्ग की खोज हो जाती है, जिसके आधार पर या जिसके कारण से विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। अब यहाँ देखेंगे कि एक तो ये है, दूसरा प्रभाव क्या है, तो हम उसकी बात करें। खरोष्टी लिपि एक लेखन कला को बोला गया है, लेखन कला की पद्धति बोली जाती है खरोष्टी लिपि का जन्म होता है जो ईरानी लिपि अरामाइक से विकसित होती है। अरामाइक लिपि से विकसित होती है। यानी एक प्रकार से ये जो खरोष्टी लिपि है उसका जन्म ईरानी आक्रमण के होने से ही होता है। और वो कहाँ से विकसित होती है, तो वो ईरानी लिपि है अरामाइक लिपि है, उससे इसका विकास होता है इस लिपि का। और आगे देखते हैं इसका प्रभाव यानी ईरानी आक्रमण का प्रभाव मौर्य साम्राज्य के स्थापत्य पर भी दिखाई देता है। स्थापत्य पर भी पड़ता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि महलों में स्तंभ का होना, महलों में स्तंभ का प्रचलन, ठीक है, महलों में स्तंभ का प्रचलन ये ईरानी आक्रमण का ही प्रभाव है, या ईरानी स्थापत्य का ही इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। या आप कह सकते हैं राजप्रसाद यानी बड़े राजमहल, राजप्रसाद का निर्माण। तो यहाँ आपने देखा कि भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण हुए थे वो ईरानियों का हुआ था, और ईरानियों का आक्रमण मैंने समझाया था कि सबसे प्रथम किसने किया था। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है,
तो हमने देखा था यहाँ पे लगभग जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है कि इसका आक्रमण समुद्री मार्ग की खोज हो जाती है, जिसके कारण से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और खरोष्टी लिपि का जन्म होता है, जो एक प्रकार से ईरानी लिपि अरामाइक से विकसित होती है। दूसरा देखते हैं, ईरानी आक्रमण का प्रभाव मौर्य साम्राज्य के स्थापत्य पर भी पड़ता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े स्तंभों का निर्माण देखने को मिलता है महलों में, और एक प्रकार से राजप्रसाद यानी राजा का महल के रूप में भी एक प्रकार से विकास होने लगा था। तो यहाँ आपने देखा भारत पर ईरानी आक्रमण और उसका प्रभाव। अब हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं कि सबसे पहले भारत पर यूनानी आक्रमण, अभी तक ये ईरानी आक्रमण था, अब उसके बाद देखेंगे यूनानी आक्रमण। यूनानी जो ईरान और ईरान के उत्तर में जो इलाका पड़ता है, जो वर्तमान समय यूरोप का, दक्षिणी यूरोप का भाग है, उसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। यूनान, लिखते जाइएगा सभी लोग साथ साथ। अब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि भारत पर यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण, तो यूनानी आक्रमण अभी जैसे मैंने बताया था मैप के माध्यम से आपको कि कहां से हुए हैं, कौन सा इलाका है, तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग से इसका आगमन होता है। और सबसे पहले हम बात करें यूनानी आक्रमण में, तो सबसे पहले जो आक्रमण हुआ है यूनानी, वो सिकंदर महान के नेतृत्व में हुआ है, या सिकंदर के नेतृत्व में होता है 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो लिखिएगा सर्वप्रथम यह आक्रमण सिकंदर के नेतृत्व में होता है, जो मैसेडोनिया या मकदूनिया, इसको इंग्लिश में मैसेडोनिया कहते हैं, हिंदी में मकदूनिया कहते हैं, जो मकदूनिया के शासक क्षत्रप मकदूनिया के शासक क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। यानी सिकंदर कौन था? तो मकदूनिया के शासक क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जिसके नेतृत्व में सबसे पहले आक्रमण हुआ है भारत पर। तो वो कब हुआ है? 326 ईसा पूर्व में हुआ है। अब देखते हैं कि एक प्रकार से ये आक्रमण इसने क्यों किया था, उसके पीछे क्या कारण है। तो सिकंदर अपने आप में एक विश्व विजेता बनना चाहता था और एक सपना इसने सजोया था कि मैं एक संपूर्ण विश्व को जीतूंगा एक समय आके। और इसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसने भारत के पश्चिमी इलाके पर यानी हमला करता है और आक्रमण करता है। और इसी के आधार पर 326 ईसा पूर्व में ये आते आते जिस समय भारत पर नंद वंश का शासक होता है, और नंद वंश का शासक घनानंद होता है, एक प्रकार से बहुत क्रूर और क्रूर शासक कह सकते हैं नंद वंश के शासक को। तो उसी के समकालीन ये आक्रमण भारत पर करता है सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, सिकंदर अरस्तु का, आपने अरस्तु का नाम बहुत सुना होगा। तो ये सुकरात का एक प्रकार से वो था, शिष्य था अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य था कौन? सिकंदर। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था।
और इसी के आशीर्वाद से, अरस्तु के आशीर्वाद से ये क्या करना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था। और उसको बाद में सलाह लेने के बाद में कहता है कि मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूं। तो उसी के आधार पर ये क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है। लिखेगा, सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, या विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है। यानी सिकंदर एक अपने आप में विश्व विजेता बनना चाहता था, एक सपना देखा था इसने कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, और उसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसने क्या है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया है। और उस समय ये लगभग 29 वर्ष का था, 30 वर्ष का माना जाता है कि 30 वर्ष की आयु में ये आक्रमण भारत पर करता है। और इसके आधार पर ये कौन से इलाके पर करता है, तो तक्षशिला पर करता है। ये कहाँ होते हुए आता है, ये ये अफगानिस्तान के काबुल होते हुए आता है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी को पार करते हुए। अभी मैंने मैप में आपको दर्शाया था कि हिंदू कुश पर्वत श्रेणी किधर पड़ती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पड़ती है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। उसी को पार करते हुए ये तक्षशिला पर आक्रमण करता है। तो लिखिएगा, ये कैसे आया था भारत में, सिकंदर काबुल होते हुए, काबुल ये अफगानिस्तान की राजधानी है वर्तमान में, काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत श्रेणी को, हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए, पर्वत को पार करके भारत आया था। अब देख सकते हैं कि हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए भारत आया था, कौन, सिकंदर आया था। और उसके कारण से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसने किस पर आक्रमण किया था, तो तक्षशिला के जो तक्षशिला गंधार की राजधानी थी, तक्षशिला के राजा आम्बी पर आक्रमण किया था। और आम्बी ने बिना आक्रमण किए ही आत्मसमर्पण कर दिया था। तो लिखिएगा यहाँ पे, हाँ नीचे लिख लीजिएगा यहाँ पे, कि सबसे पहले तक्षशिला के शासक आम्बी पर क्या करता है, तक्षशिला के शासक आम्भी सिकंदर के सामने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर देता है। बिना युद्ध करे आत्मसमर्पण कर देता है। और उसका जो सपना है, जो उद्देश्य लेके आया है, उसके उद्देश्य को पूरा करने का वचन देता है। यानी उसके उद्देश्य में सहयोग देने का वचन देता है।
सहयोग देने का वचन देता है या वचन दिया था, ऐसे लिखना, दिया था। यानी क्या है कि जो राजा आम्बी था, तक्षशिला का शासक था, और उसने क्या किया, जब उसने नाम सुना था कि सिकंदर का हमला हो रहा है उसके शासन काल पे या उसके शासन के क्षेत्र पर, तो उसने क्या किया, बिना युद्ध किए ही उसके सामने समर्पण कर दिया था। और जिसके आधार पर क्या है कि एक संधि हो गई थी इन दोनों के बीच में, और राजा आम्बी ने सिकंदर के सामने समर्पण करते हुए बोला था कि जो उसका उद्देश्य है उसको पूरा करने में वो क्या है, समर्थन करेगा, वो क्या है, समर्थन करेगा। नेक्स्ट आगे लिखिएगा। और उससे आगे फिर क्या होता है कि जो पंजाब का शासक होता है राजा पोरस, पोरस से हमला होता है झेलम नदी के तट पर। लिखिएगा, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, पंजाब का शासक, पंजाब का शासक पोरस के साथ, एक मिनट, पोरस के साथ झेलम का युद्ध होता है। इसको झेलम का युद्ध या झेलम नदी के तट पर लड़ा गया है, इसलिए झेलम का युद्ध बोला गया है। झेलम का युद्ध होता है या इसको हाइडी स्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें पोरस की पराजय हो जाती है, पराजय होती है, किंतु उसकी वीरता को देखते हुए क्या करता है, सिकंदर उसके साम्राज्य को वापस कर देता है। उसकी वीरता को देखते हुए सिकंदर पोरस के साम्राज्य को वापस कर देता है, पोरस के साम्राज्य को वापस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट घटना क्या होती है वो हम उसकी चर्चा करेंगे कि अब देखिए सिकंदर की सेना एक हार चुकी होती है, थक जाती है और देखती है कि जो एक छोटा सा राजा है, पंजाब का राजा, जो एक प्रकार से चेनाब नदी और झेलम नदी के बीच के एरिया का ही था, छोटा सा एरिया का, वो राजा सिकंदर से हारने पर काफी विवश हो जाता है और सिकंदर के सामने घुटने नहीं टेकता है जब तक उसकी पराजय नहीं हो जाती है। और उसी के आधार पर सिकंदर की सेना सोचने लगती है कि ये तो छोटा सा मामूली सा राजा था जिसको हराने में काफी दिक्कत हुई थी, लेकिन जो मगध का साम्राज्य है इस समय, या मगध का राजा है, नंद वंश का शासक घनानंद, वो अपने आप में एक क्रूर है और उसके सामने हमारी सेना पहुंचेगी तो उसका क्या हाल होगा, हमारी सेना का क्या हाल होगा, जिसकी वजह से उसकी सेना हार जाती है और डरने लगती है। तो इसी के कारण से सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। तो इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है।
कर देती है। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया है, तो वो ब्यास नदी है। तो ब्यास नदी एक प्रकार से सतलज नदी की सहायक नदी है। यहीं पर सिकंदर कहता है, अपनी सेना को मोटिवेट करता है, तो कहता है कि आप युद्ध लड़िए, लक्ष्य हमारा सामने है और एक प्रकार से हम लास्ट में जाके विश्व विजेता बन जाएंगे। किंतु उसकी सेना इतनी डर जाती है, एक लंबे समय से युद्ध लड़ रही होती है, तो काफी थक चुकी होती है और उनको अपने घर की भी याद आने लगती है, तो एक प्रकार से हिम्मत हार जाती है। तब सिकंदर कहता है कि मैं ऐसे सेना में या ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहा हूं जिनकी आत्मा ही मर चुकी है, और एक प्रकार से क्या है कि वो व्यक्ति ही पूर्ण रूप से मर चुका है जिसकी आत्मा मर जाती है। तो वो कहता है कि मेरी सेना में उसको प्रोत्साहन कर रहा हूँ, उसको मोटिवेट कर रहा हूँ जिनकी आत्मा पूरी रूप से मर चुकी होती है। उसी के आधार पर क्या करता है, वो वापस लौट जाता है भारत से। तो सिकंदर यहाँ से क्या करता है, 19 माह भारत में रहता है, उसके बाद 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस चला जाता है। लिखिएगा, भारत में सिकंदर केवल 19 माह के बाद, यानी 19 माह ही रहता है और 325 ईसा पूर्व में वापस चला जाता है। कब वापस जाता है, 325 ईसा पूर्व में वापस चला जाता है। ठीक है, लेकिन जब वापस चला जाता है मात्र 19 माह रहने के बाद 325 ईसा पूर्व में, और उसके बाद में उसकी नेक्स्ट लिखेगा 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन, एक शहर है बेबीलोन, वहां हो जाती है। बेबीलोन में हो जाती है। यानी सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की उम्र में कहाँ हो जाती है, बेबीलोन नामक एक शहर में हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। और देखिए कितना बड़ा लक्ष्य को लेकर चला था ये, कि विश्व विजेता का इसने ख्वाब देखा था, और जिसके आधार पर लगभग 3 साल यानी 329 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक लड़ता रहा, और लड़ते लड़ते ये भारत के पश्चिमी एरिया को, कुछ भाग को जीत लेता है, लेकिन सिर्फ पोरस के सामने ही इतना वो हो जाता है कि व्यास नदी को आगे पार करने से इसकी सेना मना कर देती है। उस आधार पर जब इसकी मृत्यु होने वाली होती है और बीमार हो जाता है, तब ये कहता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो जो मेरा राजवैद्य है, जो मेरा चिकित्सक है, एक प्रकार से डॉक्टर है, वो मुझे कंधा देगा। और इससे ये क्यों चाहता था कि मुझे वो कंधा दे, तो कंधा देने के बारे में ये चाहता था कि मैंने विश्व विजेता का ख्वाब देखा, लेकिन मैं मृत्यु को नहीं हरा सकता, मृत्यु होना निश्चित है। और दूसरी चीज ये बोलता है, दूसरी बात ये कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी सारी प्रॉपर्टी या मेरी सारी धन दौलत है वो मेरे नीचे होना चाहिए, ताकि उसके पीछे इसका लॉजिक था कि इंसान कितना ही धन दौलत क्यों न जुटा ले, लेकिन मृत्यु को नहीं हरा सकता, उसकी मृत्यु होना निश्चित है। एक प्रकार से कहते हैं आज के समय में वो बातें लागू होती हैं कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन अपनी मानवता को नहीं भूलना चाहिए,
कि एक ना एक दिन सभी को खाली हाथ ही जाना है। तीसरी बात कहता है कि जब मैं मर जाऊं, मेरी अर्थी बनी हो, तो उस समय मेरे हाथ खोल देना चाहिए, मेरी मुट्ठियों को खोल देना चाहिए, ताकि सारा संसार देख सके कि सिकंदर अकेले ही आया था, अकेले ही यानी खुले हाथी कुछ नहीं लाया था जिस समय इसका जन्म हुआ था, और आज भी कुछ लेकर नहीं जा रहा है, सब कुछ यहीं रह जाता है। तो सिकंदर की इन बातों से हमको काफ़ी सीख मिलती है। वो आज के समय में क्या हमेशा वो बातें लागू रहती हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी खुली होती है, कुछ नहीं लेके आता है, और जब मरता है तो वो साथ में कुछ लेकर नहीं जाता है। और मृत्यु होना, जब जन्म हुआ है तो मृत्यु होना भी निश्चित है एक प्रकार से। तो ये सिकंदर की बातें यहाँ पे हमारे उल्लेख करते हैं। अब देखते हैं कि यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लिखिएगा, यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। देखिए यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। यहां पे प्रभाव की हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सिकंदर ने निकैया और वोकेफेला नामक नगर बसाया था। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं निकैया का यहाँ पे अर्थ निकाला जाता है तो वो विजेता के रूप में माना जाता है कि सिकंदर ने एक विजेता का जो लक्ष्य रखा था उसी स्थान पर निकैया नामक नगर बसाया था। और वोकेफेला जो नगर जो बसाया था वो उसका एक घोड़ा था, उसके नाम वोकेफेला था, जो झेलम नदी के तट पर मर जाता है युद्ध के दौरान, तो उसी के नाम के आधार पर नाम पर ही ये वोकेफेला नामक नगर बसाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनानी आक्रमण से सिकंदर, एक तो इन्होंने 2 नगर बसाए थे, और दूसरी हम बात करते हैं गंधार कला का भारत में विकास हुआ था। तो यहाँ हम बात करेंगे गंधार शैली का भारत में विकास हुआ। नेक्स्ट लिखिएगा, गंधार शैली का विकास हुआ था, जिसका प्रभाव बुद्ध की मूर्तियों पर दिखाई देता है। यानी कि एक प्रकार से जो गंधार शैली है, दूसरी आपने नाम सुना होगा गंधार शैली, और दूसरी है मथुरा शैली। देखिए दोनों ही मूर्ति कला से संबंधित हैं। तो जो मूर्तियां बन रही थी बुद्ध काल में या बुद्ध के बाद में जो मूर्तियां बनी हैं बुद्ध की, उस पर दिखाई देता है। यानी गंधार शैली का प्रभाव हमको बुद्ध की मूर्तियों पर दिखाई देता है। तो हम कैसे उसको अनुभव कर सकते हैं कि बुद्ध की मूर्तियों पर गंधार कला का प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बुद्ध की मूर्तियों के पीछे गोल सा चक्कर सा घूमता है, दिखाई देता होगा मूर्ति के पीछे, वो एक प्रकार से गंधार कला का ही प्रभाव है। और बुद्ध के खुले हुए बाल, बड़े बड़े बाल का दर्शाया गया है, वो गंधार कला का ही प्रभाव है। दूसरी उनकी आंखें, खुली हुई बड़ी आंखें दर्शाई गई हैं मूर्तियों में, वो गंधार कला का ही प्रभाव माना जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं जो गंधार कला का प्रभाव
या बुद्ध की मूर्तियों को जो यूनानी देवता होते थे अपोलो, उनके समान दर्शाया गया है, यूनानी देवता अपोलो के समान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यूनानी मुद्रा कला का, यूनानी मुद्रा निर्माण कला का भारतीय मुद्रा निर्माण कला पर प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि इससे पहले क्या है कि हमारे भारत में, इस आक्रमण से पहले हमारे भारत में सिर्फ आहत मुद्राएं बनती थी जो थप्पा मार के बनाई जाती थी किसी आकृति के माध्यम से। लेकिन इस आक्रमण के बाद में जो यूनानी मुद्रा कला थी उसका प्रभाव भी भारत में दिखाई देने लगता है, और अब जो भारतीय मुद्रा है वो एक आकर्षक और लेख युक्त, जिस पर लिखावट मिलती है, वो यहाँ पे बनने लगी थी। तो देख सकते हैं पानी दिखाई देता है, जिसके तहत भारतीय मुद्रा आकर्षक, लेखन युक्त, ढलने लगे। यानी पहले ऐसा नहीं होता था, तो उसी के आधार पर क्या है, ये आकर्षक और अच्छी सी मुद्रा बनने लगी जिस पर लेख लिखा जाने लगा था, यानी शासक का नाम और उसका चित्र बनने लगा था। तो वो यूनानी मुद्रा कला का ही प्रभाव है भारतीय मुद्रा कला पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका और क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ देखेंगे सिकंदर ने नियार्कस को, कहीं कहीं निराकस लिखा होता है, नियार्कस को सिंधु नदी के मुहाने से फारस की खाड़ी के बीच रास्ते की खोज की थी, यानी खोजने के लिए भेजा था, रास्ते को खोजने के लिए भेजा था। ये उसका एक सेनापति था नियार्कस, जिसको सिकंदर ने भेजा था कि सिंधु नदी के मुहाने से फारस की खाड़ी के बीच रास्ते की खोज करने के लिए भेजा गया था, खोजने के लिए भेजा था। ठीक है, यहाँ आपने देखा काफी महत्वपूर्ण पॉइंटों को। अब देखते हैं एक दो पॉइंट और महत्वपूर्ण हैं जो काफी बार बार पूछे जाते हैं, ये नोट कर लीजिएगा सभी। बस लेक्चर कंप्लीट होने वाला है, बस 1 मिनट और। यहां देखेंगे सिकंदर के साथ निराकस, ओनेसिक्रिटस, एरिस्टोबुलस इत्यादि
इत्यादि 7 आते हैं, इत्यादि विद्वान 7 आते हैं। ये एक प्रकार से विद्वान थे। एक सेकंड, विद्वान 7 आते हैं। ठीक है, इसमें आप जो देख रहे हैं एरिस्टोबुलस ने ही, जिसमें एरिस्टोबुलस ने सिकंदर के युद्ध का वर्णन किया है, युद्ध का वर्णन लिखा है। यानी एक प्रकार से जो एरिस्टोबुलस था उसने सिकंदर के जितने भी युद्ध हुए हैं उन सभी का क्या किया है, एक इतिहास लिखा है। तो ये याद रखिएगा, निरियार्कस, ओनिसिक्रेटस, एरिस्टोबुलस, ये एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण विद्वान और दार्शनिक थे जिन्होंने जो सिकंदर महान के साथ में आए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण दोनों को ही देखा बारी बारी से और उनके प्रभाव को जाना। अब देख सकते हैं कि ये जो हमारा लेक्चर है आज का वो कंप्लीट होता है। अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट आगे जो हमारा लेक्चर होगा वो हम मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे। और मौर्य साम्राज्य जो एक प्रकार से काफ़ी बड़ा लेक्चर है जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे ताकि आपको देखने में कठिनाई नहीं हो और आप कहीं भी किसी भी जगह बैठ के आराम से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लेक्चर को क्या है, छोटे रूप में विभाजित करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिएगा। और यदि आपके कोई दोस्त फ्रेंड सर्किल में रहते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और आप अपनी परीक्षा में योगदान दे सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।